अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अली असगर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। ये लेक्चर आपको पंजाब कॉलेज पिपला की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं, ये सब कुछ देखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज़ स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज या चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, वो चार्जेस जो रेस्ट की हालत में होते हैं, अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो ऐसी ब्रांच हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with study of charges। इसकी वो ब्रांच जिसमें हम लोग उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो रेस्ट की हालत में होते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, चार्जेस। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी हम रीज़न या लॉजिक नहीं बता सकते। हम ये तो बता सकते हैं कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये हम लोग आसानी के साथ बता सकते हैं, और कितना चार्ज है उसकी अमाउंट भी बता सकते हैं, लेकिन चार्ज क्यों है ये हम लोग नहीं बता सकते। क्या ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सिर्फ चार्ज ही होती है? ऐसा नहीं है। हमारे पास बॉडी की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी हम लोग रीज़न या लॉजिक नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल, मैथ्स को आप 9th-10th क्लास में और एफएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। मैथ्स हम लोग बता तो सकते हैं कि कितना है, इस बॉडी का कितना मैस है, हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि किसी भी बॉडी का कितना मैस है, लेकिन मैस क्यों है ये रीज़न हम लोग नहीं बता सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये चार्ज और मैस एक जैसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा नहीं। ये दो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डिफरेंट हैं, तो वो इस तरह से डिफरेंट हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैस जो है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज मैस के बगैर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कौन सा पॉइंट है? मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट charge cannot exist without mass। कैसे? हमारे पास एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन की। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन क्या न्यूट्रॉन का मैस होता है? बिल्कुल, न्यूट्रॉन का मैस होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। तो ये न्यूट्रॉन का मैस तो है, लेकिन चार्ज ज़रूरी नहीं है कि इसका हो। अब इसी तरह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी की बात भी कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्या इसका मैस भी होता है? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का कितना मैस होता है? 9.1 10⁻31 kg। तो आपने देखा
कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस भी होता है और चार्ज भी होता है। तो चार्ज के लिए ज़रूरी है कि साथ में मैस हो, लेकिन न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस तो होता है लेकिन इसका चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे चार्ज की डिफरेंट स्टेट्स। तो चार्ज की कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, ये बात हम लोग अब देखेंगे। चार्ज की 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं। फर्स्ट वन, जब चार्ज रेस्ट की हालत में होते हैं उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक बेसिक लॉ डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है जो हमने पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेट कौन सी हो सकती है चार्ज की, व्हेन चार्ज मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स, जब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है तो ऐसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक बेसिक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ओहम्स लॉ। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, व्हेन चार्ज moves with acceleration। जब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा होता बल्कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तब क्या होता है। तो याद रखना है, जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर हम किस तरह से देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं चार्ज की। जब चार्ज रेस्ट की हालत में होता है तो ऐसी ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं और उसमें हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। सेकेंड वन स्टेट इज़ जब चार्ज मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास जो बेसिक लॉ है जो हमने स्टडी करना होता है वो है ओम्स लॉ। थर्ड स्टेट हमारे पास ये है कि जब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा होता बल्कि वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो जब चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर देखने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। याद रखना है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने काम को आसान बनाने के लिए फोकस करते हैं पॉइंट चार्ज पर। मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं पॉइंट किसको कहते हैं, ऐसी चीज़ जो डायमेंशनलेस हो, जिसकी ना हाइट हो ना विड्थ हो और ना ही कोई लेंथ हो। तो चार्ज ऑन अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज हो, बिल्कुल पॉइंट की तरह का हो, वो बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हम उस अपने काम को आसान बनाने के लिए हमेशा चार्ज को कंसिडर करते हैं कि वो क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। अब ये पॉइंट चार्जेस किस तरह से कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास 2 चार्जेस हों और उन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो कि वो उन दोनों चार्जेस के साइज़ से बहुत ज़्यादा हो, तो अब ये जो चार्जेस हैं हम इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं कि ये चार्जेस क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। भी पॉइंट चार्ज होगा, लेकिन ज़रूरी है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों चार्जेस के साइज़ से काफ़ी ज़्यादा हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस।
तो याद रखना है चार्जेस की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब ये हमें कैसे पता चला कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है? तो सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो चार्ज होता है इसकी दो फैमिलीज होती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। याद रखना है बेंजामिन ने ये नहीं बताया कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बहुत बाद में जाके डिस्कवर हुए थे। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ये हमारे पास फेमस एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता हूँ कि एक न्यूट्रल बॉडी है और मैं चाहूँ कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाए, तो ये नेगेटिवली चार्ज किस तरह से होगी? तो बहुत सिंपल, अगर हम इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवा दें, अगर हम इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवा देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे। जब इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। सिमिलरली, अगर मैं ये चाहता हूँ कि कोई न्यूट्रल बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाए, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड किस तरह से होगी? तो स्टूडेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स फॉल करवाएं, पॉजिटिव चार्ज फॉल करवा दें तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज फॉल नहीं करवा सकते। उसकी रीज़न क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं। हम प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर से निकाल नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन के लिए इजी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री होते हैं। हम उनको निकाल भी सकते हैं और किसी और एटम में फॉल भी करवा सकते हैं, तो वो बॉडी आसानी के साथ नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि कोई न्यूट्रल बॉडी है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाए तो हम उस बॉडी के ऊपर प्रोटॉन्स फॉल नहीं करवा सकते। फिर हमें क्या करना पड़ता है? हम इस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस क्या? कि यहाँ पे हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया था। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि एक बेसिक लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये बेसिक लॉ कौन सा होता है? बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको मैं बेसिक लॉ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लॉ आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसके कौन से पॉइंट होते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक का क्या मतलब है? सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक चार्ज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है जो कि चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इन दो चार्जेस को करीब लेके आएंगे तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके दरमियान रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से हमारे पास एक और पॉइंट होता है इस लॉ का, और वो ये है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट
ईच अदर। अनलाइक का क्या मतलब होगा? अपोजिट। अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि है पॉजिटिव। इसी तरह मेरे पास एक और चार्ज है जो कि है नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों चार्जेस को जब मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी अट्रैक्शन। एक तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको स्टूडेंट अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो क्या है? चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल। जो चार्ज्ड बॉडी होती है ये हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ये आपको थोड़ी बात अजीब लग रही होगी कि एक चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को किस तरह से अट्रैक्ट करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल जो बॉडी होती है उसके अंदर चार्जेस होते हैं, लेकिन वो चार्जेस एक ही जितने होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। अगर हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जब हम इन दो बॉडीज़ को करीब लेके आएंगे तो इस बॉडी पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। जब इनको रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे चले जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस साइड पे आ जाएंगे। ये जो चार्जेस इस साइड पे इधर आते हैं, याद रखना है इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये वो वाला चार्ज है जो इंड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे आप गौर से देख रहे होंगे इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हैं जबकि इधर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हमेशा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं तो ये चार्ज्ड बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सेम ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी हो, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो। अगर इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस होंगे इनको ये बॉडी रिपेल करेगी। जब रिपेल करेगी तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये बॉडी की इस साइड पे आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इधर इंड्यूस हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव बॉडी है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए हैं। तो अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं तो अब ये चार्ज्ड बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी। कि चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती, हमेशा अट्रैक्ट करती है। और इस पॉइंट को हमेशा अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। लास्ट पे हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये किस किस्म की क्वांटिटी है। तो याद रखना है आपने कि ये जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि चार्जेस जब फ्लो कर रहे होते हैं तो उनकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है। जब उनकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है जिसमें वो मूव कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो याद रखना है कि जो चार्जेस हैं वो स्केलर क्वांटिटी हैं। अब इस चार्ज का यूनिट क्या होता है? अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज के बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन हम अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसका होता है कूलम। चार्ज को हमेशा कूलम्स में मेजर किया जाता है।
एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होता है जो एग्जिस्ट कर सकता है, स्मॉलेस्ट चार्ज। तो याद रखना है कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लिख देता हूं पूरा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है। और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि E/2 हो, E/4 हो, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इस चार्ज का 1.6 10⁻⁻19 का मल्टीपल होगा। 2E, 3E, 4E, ये इस तरह से हो सकता है। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ये इस बेसिक हमारे पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज है इसका मल्टीपल हो सकता है, लेकिन इस चार्ज से कम नहीं हो सकता। E/2 नहीं हो सकता, E/4 नहीं हो सकता। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या फिर प्रोटॉन का, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट था। ये सारी बातें वो हैं जो इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ होंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक ही लेक्चर में इकट्ठी कर ली है। और नेक्स्ट हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।